नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख समितियों के बारे में। जो हमारे संविधान में कुछ समितियों का वर्णन किया गया है। आप जानते होंगे इसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनके आपने नाम सुने होंगे। इनकी सदस्यों की संख्या, इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन सा तरीका है, कौन सा मत पद्धति है जिसके माध्यम से इनके अध्यक्ष की नियुक्ति हो, इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्राक्कलन समिति है, उसमें लोकसभा की मेंबर क्यों होते हैं, राज्यसभा का मेंबर कोई क्यों नहीं होता है। लोक लेखा समिति होती है, उसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। जो इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का ही क्यों होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसका गठन किस प्रकार से होता है। इन जो प्राक्कलन समिति है और पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं, लोक लेखा समिति, इसका कैग से क्या संबंध है। कैग जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका कैग से क्या संबंध होता है। इनको जो प्राक्कलन समिति है और कैग होता है, इनको आपस में क्या हो मित्र वो बोला जाता है। कैग और पीएसी होता है, इनको आपस में बहनें बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, इसका क्या रीजन है। अब संविधान में कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ अस्थायी समितियां भी होती हैं। जो स्थायी समितियां होती हैं, बहुत सारी समितियां होती हैं, इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। किसी का भी कार्यकाल, हर जो स्थायी समिति है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हर साल जब भी बजट आता है उसके साथ साथ इन समितियों का सदस्यों का चुनाव भी दोबारा किया जाता है, उनके अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। लेकिन जो अस्थायी समिति, जो संविधान में जो समितियों का वर्णन है वो 2 प्रकार से। कुछ स्थायी समितियां होती हैं जिनको हर साल गठन होना ही होना है, क्योंकि बजट भी हर साल आता है। सर देश के जो काम है, देश का विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं, तो बजट की आवश्यकता होती है। तो हर साल उसके लिए क्या होता है, इन समितियों का निर्माण किया जाना है कि बजट में कहीं कोई हेर फेर तो नहीं की जा रही है। उसी प्रकार कुछ अस्थायी समितियां होती हैं। अस्थायी का मतलब होता है इनका कोई निश्चित नहीं है, कि कोई समय अंतराल निश्चित नहीं है, इसलिए इनको अस्थायी बोला जाता है। समय समय पर इनका निर्माण किया जाता है और जैसे ही उस पर्टिकुलर काम पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसके बाद इनको डिजॉल्व कर दिया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में मुद्दा बहुत चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बहुत ही हाईलाइट है। तो इसके लिए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद समिति की स्थापना की गई है कि इसके लिए इसका निर्माण किया जाता है कि बताएंगे कि जो मतलब इसके प्रभाव क्या रहेंगे, इसके दुष्प्रभाव क्या रहेंगे, कि एक राष्ट्र में चुनाव आसानी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम इतने अभी डेवलप्ड हैं कि हम एक साथ एक राष्ट्र में पूरे चुनाव करा सकें कि नहीं कर सकते। हम ये अपने इतने सक्षम नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं रखनी है, क्योंकि चुनाव में जगह जगह पर सेना की ज़रूरत होती है, पुलिस प्रशासन की ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत होती है। हम एक साथ पूरे राज्य में लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा, राज्यसभा की तो जनरली हम करते नहीं हैं, मतलब जनता इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्ट। लेकिन लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो पंचायती चुनाव होते हैं और हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं, इनके क्या हम एक साथ कराने में सक्षम हैं। तो उसके उसके क्या परिणाम, मतलब क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कि कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी एक साथ चुनाव, कोई धांधली तो नहीं हो जाएगी चुनाव में। तो उसकी पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार चलैया समिति जो कर सुधार से संबंधित उनका निर्माण किया, जब कर में टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन के लिए, टैक्स में सुधार के लिए, कि टैक्स बहुत ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए चलैया समिति की निर्माण किया गया था। तो ये समितियाँ क्या होती हैं, समय समय पर इनका निर्माण किया जाता है। जैसे वो अपनी रिपोर्ट करती हैं, उसके बाद इनको डिजॉल्व समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद इस सरकार का अपना मत होता है कि सरकार इनमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो सरकार को सही लग रहे हैं, उनको लोकसभा में रखती है, उनके पॉइंट पर डिस्कशन होता है, लोकसभा में बहस की जाती है, राज्यसभा में बहस की जाती है, उसके बाद उनको पास कराया जाता है। तो जिन बिंदुओं पर वो अपनी राय सहमत होते हैं उनको पास कर दिया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि संविधान में कुछ स्थायी समितियों का भी वर्णन है। इनमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति बहुत महत्वपूर्ण है। जो इनमें क्या होता है कि इनका कार्यकाल, सभी का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के लिए केवल बनाई जाती है, केवल 1 वर्ष के लिए। कोई भी किसी का भी कार्यकाल 1 से 2 वर्ष का नहीं होता है, सबका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो अब है क्या है, प्राक्कलन समिति, इसका नाम से स्पष्ट है। प्रा आंकलन मतलब पूर्व आंकलन। जब बजट हर साल पेश किया जाता है तो उसका आंकलन भी जरूरी होता है। तो बजट से पूर्व इस समिति का निर्माण किया जाता है कि समिति बजट से पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि जो बजट अभी पेश होना है उस पर कौन कौन से ऐसा आंकलन करती है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे बजट को सही दिशा में सही उपयोग किया जा सके, कि सही जगह पे इसका पैसा, बजट का पैसा यूज हो सके। कोई अगर कहीं गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाव के लिए ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, अपने तरीके बताती है, नए तरीके कि इनके माध्यम से, नीतियों के माध्यम से बजट के पैसे को मेंटेन किया जा सकता है। तो इसके लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। अब इसके सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो इसमें सदस्य 30 होती हैं। अब इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य है वो उसका मेंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता
होता है, क्योंकि बजट है वो लोकसभा में ही आता है। तो लोकसभा के निर्माण में लोकसभा में ही बजट पेश होता है, लोकसभा से ही पास होता है, राज्यसभा से ही पास होता है। लेकिन वो 14 दिन की उनकी समय सीमा होती है कि अगर लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास अगर नहीं हो रहा है तो 14 दिन में वो अपने आप पास हो जाता है। इसलिए बजट की पूरी शक्ति लोकसभा के पास होती है, इसलिए इस समिति का निर्माण भी लोकसभा में ही किया जाता है। और इसके सारे सदस्य भी लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। ये 30 सदस्य होती है। 30 सदस्यों के में एक सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है। ये इसका अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा स्पीकर है वो इसका अध्यक्ष का चुनाव करता है। और बाकी सारे सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। इसमें हम किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। हम ये नहीं चुनते हैं कि हमको ए को वोट देना है या बी को वोट देना है या सी को वोट देना है। हम ये प्रेफरेंस तय करते हैं कि हमने अपना पहला वोट ए को दिया, अगर ए नहीं जीत पाता है तो हम अपना दूसरे नंबर पे हम बी को चुनते हैं। अगर बी भी नहीं जीतता है तो तीसरे नंबर पे हम सी को चुनते हैं, और सी भी नहीं जीतता है तो डी को चुनते हैं। इस प्रकार हम प्रेफरेंस के तौर पर चुनते हैं। इस मत पद्धति को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसी तरह एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसी पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है। और इसी पद्धति के आधार पर इन समितियों के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें कितने मेंबर्स होगा? 30 सदस्य होगा। लोकसभा का इसका अध्यक्ष होता है और लोकसभा का स्पीकर, इसका जो लोकसभा स्पीकर होता है वो इनके अध्यक्ष का चुनाव करता है। इसका बेसिकली क्या किया? वो आकलन करना। किसका आकलन करना? बजट का पूर्व आकलन करना। कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे बजट के पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है और उनके पैसे को मेंटेन सही जगह पर सही दिशा में लगाया जाए। अब आते हैं हम दूसरे नंबर की समिति। इसका नाम क्या है? पब्लिक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसको क्या बोलते हैं? PAC भी इसको बोला जाता है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। इसमें 15 + 7 15 लोकसभा के होते हैं प्लस 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है इसके अध्यक्ष का चुनाव। लेकिन ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? लोक लेखा समिति होती है। इसका काम होता है जो एक कैग होता है, जो कैग होता है ना, इसका संविधान में वर्णन किया गया, आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है। कैग क्या होता है? कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो सरकार ने जो अपना बजट घोषित किया है, जो सरकार अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ जहाँ भी लगा रही है, उसकी जांच करना कैग का मुख्य काम होता है। मतलब ऑडिटिंग करना, इसका नियंत्रण करना, रेगुलेट करना, किस तरह किस जगह पे कैसा पैसा खर्च हो रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट कैग अपने पास इकट्ठी रखती है। जब कैग इसकी जांच कर लेती है उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को लोकसभा में रखता है। जब ये रिपोर्ट लोकसभा में जाती है, सदन में रखी जाती है इस रिपोर्ट को, तो इसको रिपोर्ट की जांच के लिए कि जो कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी कोई अगर दिक्कत तो नहीं, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत ही एक हिसाब से होशियार थी कि उनको ये तो पता था कि कैग होता है, जो कैग का अध्यक्ष का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति एक प्रकार से सरकारी मतलब सरकार का ही मतलब प्रतिनिधि आप समझ लीजिए, सरकारी प्रतिनिधि होता है कि वो, इसलिए इसमें कैग भी कोई मतलब एक प्रकार से सरकार का सीधा इन्वॉल्व कैग के साथ रहता है। इसलिए सरकार का कोई इंटरफेयर इसमें तो नहीं है। इसलिए इसकी जाँच के लिए भी एक कमेटी सरकार सदन में लोकसभा में बनाई जाती है, जिसका नाम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। अभी क्या करती है? जो कैग की रिपोर्ट सदन में आई हुई उसकी जांच करती है कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है या नहीं है। तो जब वो अपनी रिपोर्ट देती है उसके बाद उसको फिर से सदन में रखा जाता है और फिर से उसको पास कराया जाता है। अगर ये पास हो गई तो मतलब उसमें कोई भी कैग की रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 22। 22 सदस्यों की संख्या बहुत पूछी जाती है, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें एक क्योंकि कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, इसलिए इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि कोई भी इसका मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें के सदस्य हैं, उनमें जितने भी मंत्री हैं, जैसे सरकार में 543 जैसे पूरी लोकसभा की सीटें हैं, उनमें 500 जैसे 350 अगर सरकार की सीटें हैं तो सरकार 350 में से अगर 50 मेंबर हैं मंत्री हैं, जो जैसे कोई भी मंत्री होता है, खनिज मंत्री होता है, परिवहन मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मंत्री का तो सीधा मतलब मंत्री क्यों अपनी रिपोर्ट में कुछ गलत आने देगा?
इसलिए कोई भी मंत्री इस बोर्ड का सदस्य, वो इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो विपक्ष में पार्टी होती है, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी मेजोरिटी में हिस्सा रखती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वही इस पार्टी इस कमेटी का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है। अब आते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें हमारे सदस्यों की संख्या होती है 30, जिसमें से 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनका अध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा स्पीकर करता है। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है? सार्वजनिक उपक्रम समिति में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी BPCL हो गया, HPCL हो गया, और भी जितनी सरकारी कर्मचारी संस्थाएं चल रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए इस समिति का निर्माण किया जाता है कि जो सरकार इन अपनी जो हमारी सरकारी संस्था है इनमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, सरकारी विद्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इनमें भी अपनी सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो सही जगह पर जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है, या इसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही, इसके निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति का निर्माण किया जाता है। हम थोड़ा और समझ लेते हैं कैग और प्राक्कलन समिति का आपस में क्या संबंध है और कैग और PAC का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या संबंध है। तो जो मतलब इसमें आमतौर पर बोला जाता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका काम क्या होता है? ऑडिटिंग करना। और प्राक्कलन समिति का काम भी एक प्रकार से क्या होता है कि बजट का पूर्व आकलन करना, नियंत्रण करना। तो इसको इन दोनों को आपस में बहने बोला जाता है। ये दोनों आपस में प्राक्कलन समिति, दोनों का काम क्या है? एक प्रकार से एक ही है। लेकिन जो PAC होती है वो क्या करती है? कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो जांच का काम कौन करता है? जो अच्छा मित्र होता है वही जांच करता है कि जो हमारा मित्र काम कर रहा है वो सही है या नहीं है। तो मतलब सही और गलत का काम वो पहचानने का काम कौन करता है? मित्र करता है। तो कैग और PAC को क्या बोला जाता है? मित्र बोला जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।